Hello friends, welcome to my channel Study with Anjan. So today I am trying to discuss about prompt corrective action. So basically it was introduced in 2002 and the main objective of the prompt corrective action is to keep watch on those banks by the RBI, those banks which are not performing well. Okay, so if the bank has financial hazard, they are put in this category or framework so that RBI can keep watch on that basically. Okay, सो अब ये देखते हैं कि अगर कोई बैंक को अगर PCA फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया तो वो बैंक क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं उस बैंक के ऊपर। तो वो जो बैंक है वो बैंक अपना डिविडेंड नहीं बढ़ सकते। अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड मतलब कोई भी प्रॉफिट है बैंक का तो वो है बैंक के लिए डिविडेंड। सपोज अगर बैंक में 70% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 30% रिटेल का है, तो अगर उसमें बैंक को 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो प्रॉफिट है वो भी 70% 30% में बटेगा। तो जो प्रॉफिट है वो बैंक अपना शेयर नहीं कर सकते हैं। बैंक का जो ब्रांच है वो ब्रांच भी बैंक ने एक्सपांड कर नहीं सकते, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं बांट सकते और कोई भी वैकेंसीज नहीं निकलेगा बैंक का जब PCA फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा। अब उसका पैरामीटर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर है CAR विच इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब देख लेंगे कि उसका क्या होता है और बाकी देख लेते हैं कि NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एक है ROA रिटर्न ऑन एसेट। फर्स्ट आते हैं कि ये CAR क्या होता है। तो CAR इज बेसिकली टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल अपॉन RWA मीन्स रिस्क वेटेड एसेट। अब पहले जान लेते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल क्या होते हैं। सो RBI एक लिस्ट निकलता है RBI का, तो उसमें लिखा रहता है कि कौन सा एसेट में कितना कितना रिस्क जुड़ा जुड़ा होता है। तो सपोज हम कोई एक बैंक रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है तो उसमें 100% रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर होम लोन में लगा रहा है तो उसमें 50% रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट को दे रहा है बैंक लोन तो उसमें 0% का रिस्क जुड़ा हुआ है। तो सपोज कोई बैंक 2-2 लाख इन तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख। और अगर देखा जाए 0% ऑफ 2 लाख 0, 50% ऑफ 2 लाख 1 लाख एंड 100% ऑफ 2 लाख इज 2 लाख। तो कितना रिस्क वेटेड, कितना रिस्क जुड़ गया? 2 + 1 + 0 मतलब टोटल 3 लाख। तो आउट ऑफ 6 लाख जो 3 लाख है ये है टोटल, मतलब जो एसेट जिसमें रिस्क जुड़ा हुआ है। तो यह है बेसिकली रिस्क वेटेड एसेट। अब आते हैं कि ये टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल क्या होता है। टायर 1 कैपिटल मतलब वो हो गया जैसे कि शेयर होल्डर का पैसा हो गया, ठीक है, को बैंक का जो प्रॉफिट अपना वो हो गया, और बाकी जो SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है बैंक का वो हो गया, तो वो टायर 1 कैपिटल के अंदर आ जाएगा। और अगर टायर 2 कैपिटल का बात करें तो ऐसा प्रॉफिट जो कि बैंक डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है, मतलब ये या तो कोई भी लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन हो गया और कोई भी ऐसा जो कैपिटल है जो बैंक शो नहीं करते वो टायर 2 कैपिटल के अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर कोई भी बैंक अपना टायर 1 कैपिटल से कोई भी बैंक अगर लॉस हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है तब तो ठीक है। अगर किसी भी हाल में अगर बैंक को टायर 2 कैपिटल को ज़रूरत पड़ रहा है वो लॉस को रिकवरी करने के लिए, तब कोई बैंक के लिए वो मतलब वो कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल का जो रोल जो प्ले करते हैं बैंक में। तो जैसे अगर टायर 2 कैपिटल को अगर बैंक को ज़रूरत पड़ी या यूज़ करने का तो वो बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर टायर 1 कैपिटल से ही अगर बैंक को लॉस हो रहा है, वो लॉस को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो बैंक के लिए सही है, मतलब बैंक का हेल्थ सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो PCA का जो रूल आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वो आया था 2002 में। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि 2017 में उसका क्या क्या चेंज हुआ रूल्स में, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि जो CAR का जो वैल्यू है वो अगर 9% से 9% के नीचे है हो गया तो वो जो बैंक है वो PCA के अंदर आ जाएगा। अब है NPA ये वैसा अमाउंट है, मतलब जैसे बैंक किसी को लोन दिया और वो जो कस्टमर है वो लोन को रीपे नहीं कर पाया तो बैंक के लिए वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके अंदर भी बहुत कैटेगरी आता है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो NPA का वैल्यू अगर किसी बैंक के लिए अगर मोर देन 10% हो गया तो वो PCA फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। अब आ गया कि ROA। ये ROA क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बैंक के टोटल कितने एसेट है
और उस एसेट से कितना उस बैंक को नेट इनकम हो रहा है, वो बैंक के लिए है रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि अगर कोई बैंक का रिटर्न ऑन एसेट लेस देन 0.25% हो गया तो वो भी मतलब आरबीआई क्या करेंगे, पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देख लेंगे कि अब ये तो हम बात किया कि 2002 में जो रूल आया था। ठीक है, अब जो मॉडिफाई हुआ था 2017 में, उसमें हम क्या क्या मॉडिफाई किए वो हम अब देखेंगे। ठीक है, अब 2017 में जब पीसीए का जो रूल है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें ना 3 वो आ गया कि रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 और रिस्क थ्रेशोल्ड 3। ठीक है, अब ऐसा है कि कोई बैंक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में कब आएगा, उसके लिए क्या क्या कैटेगरी है, 2 में कब आएगा, उसके लिए कैटेगरी क्या है, और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 मतलब पूरा अल्टीमेट कैटेगरी है ये, और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर कोई बैंक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आ गया तो क्या क्या नहीं कर सकते, देख लेते हैं। वो जो अपना डिविडेंड से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिविडेंड नहीं बांट सकता। ठीक है, अपना जो लोन है फॉरेन बैंक को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, और आरबीआई चाहे तो अपना जो कोई भी और चाहे तो और एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्शन। ठीक है, तो आरबीआई चाहे तो और कुछ एक्शन ले सकते हैं बैंक के ऊपर। ठीक है, अब रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में क्या है कि ये सेम है कि डिविडेंड्स नहीं बांट सकते हैं, और अपना जो ब्रांच है वो एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हायर प्रोविजंस लगेगा उस बैंक के ऊपर। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो बैंक अगर 100 रुपये लोन बांट रहा है, ठीक है, तो उनको उसके लिए कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है कि अगर वो लोन वापस नहीं आए तो उस पैसों से वो है वो जो मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं लॉस को। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये वो लोन दे रहा था और 30 रुपये अपने पास रख रहा था, तो अब क्या है हायर प्रोविज़न, मतलब अब उनको सपोज मान लो कि 50 रुपये अपने पास रखना है कि उस अगर वो पैसा वापस ना आए तो लॉस एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हायर प्रोविज़न। और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में ये सब तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो अपना जो मतलब एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को सैलरी भी नहीं बांट सकता। ठीक है, तो ये रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में जब आएगा तब ये सब जो है ये सब फॉलो करना होगा कोई भी बैंक को। अब अपना जो लिमिट है वो सब देख लेते कि कब कौन सा बैंक 1, 2 और 3 में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब ये सब आप देख लेना कि कौन सा रेंज है, मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, इसमें बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जो है ये रिटर्न ऑन एसेट, ये मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि अगर कोई बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट वो 2 साल तक अगर लेस देन 0.25% में रहा, और तब वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। वैसे अगर 3 साल तक रहे तो 2 में आएगा, अगर 4 साल तक रहे तो 3 में आएगा। तो जितना हो सके मैंने इसमें थोड़ा बहुत समझाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और साथ साथ में आप चाहो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।